हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा कोरोना इन्फेक्शंस का जो इस बार लॉकडाउन हुआ 17 तारीख से 17 अप्रैल से, उसके बारे में कि उस लॉकडाउन के बाद में उस लॉकडाउन से कितना फ़ायदा हुआ लगता है। देखिए, 16 तारीख को अनाउंस हो गया था कि 17 से लॉकडाउन हो जाएगा। 16 तारीख को अप्रैल को जो इन्फेक्शंस का रेट न्यूज़पेपर पे रिपोर्ट या वेबसाइट पर रिपोर्ट हो रहा था वो था 2,34,692 इन्फेक्शंस एक दिन में हो रहे थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो इन्फेक्शन वायरस अंदर जाने के बाद में 4 से 5 या 6 दिन के अंदर वो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि उस दिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था पर सिम्टम्स नहीं आए थे, तो उन्होंने 6, 7, 8 दिन के बाद में टेस्टिंग कराया। तो अगर हम 6 दिन के बाद की इन्फेक्शन देखते हैं तो 3,32,921 थे। अब अगर हम मान लेते हैं कि सिम्टम्स और ज़्यादा देर से आते हैं और जो अभी तक का एस्टीमेट है वो कुछ गलत है, जबकि ये एस्टीमेट 70-80% केसेस को कवर करता है। अगर हम इसको मान भी लेते हैं, हम इस पे सिम्टम्स आने के 14-15 दिन ले लेते हैं, तो 30 अप्रैल को जो इन्फेक्शंस थे वो 4,01,993 थे। और इस समय जो रिपोर्टिंग थी, जो टेस्टिंग थी, उसमें 3-3, 4-4 दिन की बुकिंग हो रही थी और बुकिंग के बाद में भी रिपोर्ट आने में 3-3, 4-4 दिन लग रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इन सिम्टम आने के बाद में जब आदमी कांटेक्ट करता था अपने टेस्टिंग के लिए तो उसको 6, 7, 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलती थी। हम अगर 4 दिन का एवरेज ले लेते हैं और ये डेली एवरेज ले लेते हैं तो उसमें 14-15 लाख इन्फेक्शंस हो रहे थे पर डे के। उसके बाद में 6 मई को देखें तो उसमें पीक किया था 4,14,188। उसमें भी जो रिपोर्टिंग का था वो थोड़ा सा स्लो था। तो जो भी था, अब ये तो फिगर्स हैं जो कि ऑफिशियल फिगर्स हैं। अब हम आ जाते हैं अनलॉकडाउन के तरफ। तो 6 तारीख को अनाउंस किया गया कि अभी लॉकडाउन कल से पार्शियली उठा लिया जाएगा। 6 तारीख को जो इन्फेक्शन थे 1,23,206 थे। अब इनमें से बहुत से लोगों के घरों में अभी इन्फेक्शन था या हो रहा था। अब उसके बाद 7-6 को देखेंगे तो बड़ी तेज़ी से कम हो गया। अब ये जो कम हुआ इन्फेक्शंस, ये शायद संडे की वजह से हुआ था कि 6 तारीख को संडे और 7 तारीख को, तो संडे को टेस्टिंग और रिपोर्टिंग कम होती है तो उसकी वजह से कम हो गया। और 8 तारीख को 92,000, बट फिर भी इससे बहुत सब्सटेंशियल डिक्रीज़ है। अब हम ये देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज सेगमेंट है सोसाइटी की वायरस के लिए वो कौन सी है। जो रेडी वाले हैं, जो सब्जी बेचते हैं। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जियों को उठा के चेक करते हैं, मुँह तक भी लेके जाते हैं बहुत से बारी, या अदरवाइज हाथ तो लगाते ही हैं। और उसके बाद जब हम सब्जी वाले को सब्जी देते हैं तो तोलने के लिए वो तराजू में एक डालता है जो लोकल होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम टाइप से खुल गया, इजी डे वगैरह और रिलायंस डे वगैरह का, रिलायंस फ्रेश वगैरह का। सो जो छोटे रेडी वाले हैं वो तो दिन में अगर 100 लोगों को, 200 लोगों को सब्जी दे रहे हैं तो वो जितनी भी सब्जी है उनके हाथ लगते हैं। वो उनमें से 50% लोग तो मास्क भी नहीं पहनते। अगर मास्क पहनते भी हैं तो बार बार खुजाते भी रहते हैं, अपना हाथ भी मुँह को लगाते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि इवन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा जो एक्सपोज लोग हैं वो ये है रेडी वाला। और मैं हर बार रेडी वालों से चेक करता हूँ कि भाई उनके जानकारी में, उनकी जान पहचान में किसी को कोरोना कोविड हुआ या नहीं। और हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि उनके आसपास तो किसी को भी नहीं हुआ। और अगर हम इस सेगमेंट को और अच्छे से देखें और ध्यान से देखें कि कौन कौन से सेगमेंट्स में कोरोना वायरस कम हो रहा है और उनका एक्सपोजर कितना हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको एक्सपोजर कम हो रहा है। जैसे ही हमने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया, रेट ऑफ इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ गया। उसके बाद में धीरे करके अनऑफिशियली तो उसका जो स्ट्रिक्टनेस था वो कम होता गया। और जैसे जैसे स्ट्रिक्टनेस कम होता गया लोग बाहर जाने लगे तो अपने आप से डिक्लाइन आना शुरू हो गया। अब अगर आप शुरू से हिस्ट्री देखेंगे कोरोना की, तो लास्ट ईयर जब कोरोना मार्च के अंदर इंडिया में आया था तो कॉलर ट्यून क्या बजती थी मोबाइल की कि 15-15 मिनट के बाद आप गर्म पानी सिप करते रहे ताकि मुंह सूखे नहीं। उसके बाद वो कॉलर ट्यून बंद हो गई। उसके बंद होने का जो डाटा था कि वो पहले तो किस के सजेशन से, एडवाइस से उसको बोला जा रहा था कि 15-15 मिनट बाद गर्म पानी पीजिए, और उसके बाद बंद कर दिया। तो उसके फैक्ट्स क्या थे, एविडेंस क्या था कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी या क्या था, वो चीज़ नहीं आई।
पिछले साल जितनी दवाइयाँ शुरू हुई थी वो इस साल बंद हो गई, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस साल स्टेरॉइड्स पर ज़्यादा रिलाई किया गया और हर कोई जानता है कि जो भी बीमारी के अंदर, जैसे एक्जिमा में स्टेरॉइड्स बहुत यूज़ होते हैं और आप किसी भी एक्जिमा के पेशेंट से पूछ लो, जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एग्रीवेट होती रहती है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है 10, 15, 20 दिन के लिए। इसी तरीके से आप रेस्पिरेटरी डिसीज़ में भी, लंग्स की प्रॉब्लम्स में भी स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। अब आप ये समझिए कि ये जितने भी स्टेरॉइड आपको टेबलेट की फॉर्म में दिए जाते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉइड नेचुरली भी हमारी बॉडी में होते हैं। और मैंने ये देखा है कि चाहे हार्मोन हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे कोई भी सॉल्ट हो, ये सारे की सारी चीज़ें नेचुरली हमारी बॉडी में होती है हमेशा। तो जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो वो अपने आप से सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। जब हम हाइड्रेट करते हैं तो जो चीज़ें एक्सेस में होती है वो कम हो जाती है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 5 साल, 6 साल, 10 साल से दवा ले रहे हैं और उनको कोई आराम नहीं मिल रहा, और जिस समय वो वन क्योर फॉर ऑल डिसीज़ पर आते हैं कुछ ही दिनों में आराम मिल जाता है। अब अगर आप और डिटेल में और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी सिम्टम्स हैं कोरोना के उनको एक एक करके डील करूंगा और उसमें बताऊंगा कि बेसिकली आज की डेट में मेडिसिन सिस्टम्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, इसका इलाज तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम फिर सिम्टम के ऊपर बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स दवाइयों से अच्छे मैनेज होते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, किससे अच्छे मैनेज होते हैं या अपने आप से होते हैं, और फिर मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप इस तरीके के और वीडियोज़ देख सकें सब्जेक्ट के ऊपर।